गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th, जिसमें हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अलोंग विद दिस टॉपिक वी विल सी पावर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा फाइनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं। बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब आपने घर में देखा होगा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, जब आप उसे हाथ जलाते हो, 1 घंटे के लिए छोड़े रखते हो, उसके बाद उसे खोलने की कोशिश करना है, टच करना उसको, कितना गर्म होता है, आप उसे हाथ से टच नहीं कर पाते हो। यानी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सप्लाई करी वो 2 चीज में कन्वर्ट हुई। नंबर 1 लाइट एनर्जी, नंबर 2 हीट एनर्जी। क्या बल्ब से आपको हीट चाहिए थी? बिल्कुल नहीं, आपको तो लाइट चाहिए थी। यानी कुछ एनर्जी आपके डिजायरेबल में कन्वर्ट होती है, कुछ अनडिजायरेबल में। इज इट क्लियर? सेकंड एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल आपका फैन, पंखा, आप पंखा चलाए रहते हो सुबह से शाम तक। आपकी डिजायरेबल क्या है कि पंखा रोटेट करे ताकि आपको हवा मिलते रहे। तो और लेकिन जब आप शाम को हाथ लगाते हो पंखे में, ऐसे करके टच करते हो पंखा गर्म हुए रहता है। तो यानी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है हीट में और कुछ हुई है यूजफुल वर्क दैट इज द रोटेशन में। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ यूजफुल में कन्वर्ट होती है, कुछ हीटिंग में कन्वर्ट होती है। अब कहीं पे हीट हमें डिजायरेबल होती है, कहीं पे अनडिजायरेबल, कहीं पे हमारे काम की होती है, कहीं पे नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब में हमें तो लाइट से मतलब है, वहां पे हीट हमारे कोई काम की नहीं है, यानी उतनी एनर्जी हमारी बर्बाद जा रही है। फैन, हमें तो रोटेशन से मतलब था, लेकिन हीट में एनर्जी बर्बाद जा रही है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ एग्जांपल जैसे आपके इलेक्ट्रिक हीटर, वहां पे हमें हीट के रूप में एनर्जी चाहिए। आपका आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जानते हैं, कपड़ों में करते हैं, वहां पे हीट के फॉर्म में चाहिए। इलेक्ट्रिक ओवन, ब्रेड वगैरह सेकते हैं, टोस्टर, क्या है, सब हीट की फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए। हेयर स्ट्रेटनर, आप अपने बाल सीधे करते हैं, क्या होती है, मेटल प्लेट्स, क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी हीट में। तो कुछ बात आपको हल्की हल्की हवा लग रही होगी बच्चों। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूं कि कुछ हमारी, जब हमने देखा कि बल्ब में कुछ यूजफुल में कुछ बर्बाद हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, पंखे के एग्जांपल में देखा कुछ हीट में कन्वर्ट हो रही है और कुछ रोटेशन में यूजफुल वर्क में काम आ रही है, कुछ पंखा गर्म हो रहा है, बर्बाद हो रही है। तो हमने देखा यार हमारी एनर्जी 2 फॉर्म में डिवाइड हो रही है। तो कभी हमें प्योर हीटिंग चाहिए होती है लाइक हीटर, तो हम ऐसा क्या करें कि सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो। तो ऐसा बच्चों कब होता है, अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाए तो सारी की सारी एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मीन्स आप बल्ब ही नहीं लगाओगे, वहां पे एक रजिस्टर लगाओगे तो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट होगी। बल्ब है ही नहीं तो ग्लो ही नहीं करेगा, रोटेटिंग डिवाइस है ही नहीं, बस रेजिस्टेंस लगा दो तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये था बेसिस। इज इट क्लियर? आइए समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब समझिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, हम जानते हैं, पहले पावर समझिए। पावर क्या होती है आपकी? पावर इट इज डिफाइंड एज, समझिए, पावर it is defined as rate of doing work. It is defined as rate of doing work. Is it clear? और दूसरे फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। आपका बल्ब एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 60 वॉट, 70 वॉट, 60 वॉट, 40 वॉट, 100 वॉट के बल्ब आते हैं। और क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों बेसिक डेफिनेशन पढ़िए। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इस डेफिनेशन को पढ़ के मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैं अपनी पावर P को कैसे लिख सकता हूं? वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्यों? रेट ऑफ डूइंग वर्क है, रेट आया तो यानी मुझे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार मेरी क्या, वर्क डन को मैं P इंटू टी भी लिख सकता हूं। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब बच्चों समझिए, पावर को मैं और क्या कर सकता हूं? वर्क डन को क्या मैं V इंटू क्यू लिख सकता हूं? काफी बच्चे तो कंफ्यूज हो गए, अरे सर ये कैसे लिख दिया? अरे बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस की,
वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो यहाँ से वर्क डन क्या आ गया, V इंटू क्यू। दोबारा बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं आपको, क्या यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना कार्य लगेगा दैट इज द योर पोटेंशियल। तो इस डेफिनेशन से हमने इसको ऐसे लिखा और हम जानते हैं Q बाई टी आपका क्या होता है बच्चों, Q बाई टी होता है करंट। अरे रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम कैसे लिख पाया, क्योंकि करंट होता है आपका Q बाई टी। अरे वाह, मेरी पावर निकल के आ चुकी है P इक्वल्स टू V I, क्या निकल गई, P इक्वल्स टू V I। बहुत अच्छी बात है बच्चों, दिस इज माई पावर। अब समझिए बच्चों, अब बात करते हैं, यदि मेरा सर्किट, अब यहां से अगर मैं अब बात करते हैं, चलिए हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, हीट की निकालते हैं बात। मेरी यहां से वर्क कितना निकल जाएगा बच्चों, यहां से मेरा वर्क निकल जाएगा P इंटू टी। अब इसको यहाँ पे रोकिए, पावर आपको पता होना चाहिए VI होता है, दैट्स ऑल। पावर की अब हम लेटर ऑन बात करेंगे। अब बात सुनिए, क्या हम जानते हैं हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है P इंटू टी, और पावर हम जानते हैं VI होती है VI इंटू टी। इस प्रकार वर्क डन आपका क्या आ गया, VIT। अब ये वर्क क्या है, टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। अरे यूनिट चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाने तक जो कार्य किया जाता है दैट इज ओनली द वर्क, और वो वर्क यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रही है। तो वर्क डन को क्या मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख सकता हूँ, यानी वर्क डन बराबर VIT बराबर एनर्जी लिख सकता हूँ। लिख लेते हैं, चलिए, एनर्जी ENERGY। अब आपको पता है, अगर आप चाहते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, देन क्या कंडीशन होनी चाहिए, पूरा अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव है, देन इट इज पॉसिबल इफ सर्किट is purely resistive, if circuit is purely resistive, then total electrical energy will be converted into हीट। पूरी की पूरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हमारी हीट H बराबर हो गया VIT। क्या आपको समझ में आया बच्चों? ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR, V को बदल दीजिए IR से, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। क्या हुआ, I स्क्वायर RT। कैसे हुआ, V को हमने बदल दिया IR से, तो ओम्स लॉ। और जो अगर मैं I को क्या लिख सकता हूँ, V बाई आर, तो V स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके V स्क्वायर बाई आर, तो एक और फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई RT। इस प्रकार आपकी हीट का फॉर्मूला निकल के आया है। ये बात समझ में आ रही है, दिस इज द रिलेशन ऑफ योर हीट। यदि सर्किट आपका प्योर रेजिस्टिव है, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों यूनिट की। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। पावर की पहले बात करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी जूल, टाइम सेकंड, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हो आप, या तो जूल पर सेकंड बोल दो या वॉट बोल दो, WATT। यानी पावर है पर सेकंड कितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो या खर्च कर रहे हो। बात समझ आ रही है, यानी ये रेट को डिफाइन कर रहा है। जबकि तो यूनिट क्या है इसकी, वॉट, W। जबकि अगर मैं बात करूं हीट की, हीट क्या है, पावर क्या है, VI, यानी W मतलब जूल पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, VI मतलब जूल पर सेकंड इनटू टाइम, सेकंड से सेकंड कटा यानी जूल। और वैसे भी आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों, वर्क की एनर्जी जूल, एनर्जी की यूनिट जूल, वर्क की एनर्जी जूल, हीट की एनर्जी यूनिट जूल, सारी की सारी एनर्जी है जूल। उस एनर्जी को पर यूनिट टाइम कितना खर्च कर रहे हो तब आती है पावर। यानी केवल पावर में है, सबकी यूनिट जूल 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 है, केवल पावर की यूनिट जूल पर सेकंड। मिक्स मत करना चीजों को। बात समझ में आ रही है पक्का? क्या मैं इसमें आपको थोड़ा लिखवा दूं?
चलिए लिखने से पहले बच्चों पावर का भी, जब यहाँ पे पावर की बात आई है तो पावर का रिलेशन देख लेते हैं। P इक्वल टू वी आई होता है बच्चों, और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू, कहाँ पे लिखूं, चलिए इसको बाद में लिखेंगे। P इक्वल टू आपका वी आई आया, स्पेस प्रॉब्लम आ रही है, चलिए देखते हैं यहाँ पे P वी क्या हो गया बाई टी। P इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, V इंटू आई, क्योंकि I क्या होता है Q बाय T, इसलिए बात समझ में आई। अब देखो V को हम क्या लिख सकते हैं, IR, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, तो क्या बन गया P इक्वल टू वी आई इक्वल टू वी स्क्वायर वी आई, वी स्क्वायर आई, V इक्वल टू सॉरी V इक्वल टू आई आर, यानी आई, या एक काम करते हैं V को रिप्लेस करो, V इक्वल टू आई आर यानी आई स्क्वायर आर, आई को रिप्लेस करो V बाई आर से, V स्क्वायर बाई आर, यानी आपके पावर के 2 3 4 फॉर्मूले आपके सामने हैं। जब जिससे प्रॉब्लम आसान हो वो अप्लाई कर सकते हैं, वैसे हीट में जब जो आसान हो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेजरली आपका ये यूज होता है, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यूनिट क्या है वॉट, WATT, रीजन क्या है, किसका रीजन, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ अप्लाई किया है, यहाँ भी हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया है, चूंकि V इक्वल टू आई आर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई बच्चों, शो नोट कीजिए, फिर थोड़ा लिखवाते हैं आपको बच्चों। इसी को H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को ही आप क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को आप क्या बोलते हो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। स्टेटमेंट आपको लिखवाएंगे थोड़ा देर में, उससे पहले आइए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या, एप्लीकेशंस किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो आइए बोर्ड पे देखिए, हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन, हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन, बोर्ड पे देखिए बच्चों, पेन वगैरह छोड़ दीजिए, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स कहां कहां यूज करते हो आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 1 बच्चों इलेक्ट्रिक आयरन, समझते हो ना, प्रेस, कपड़ों में प्रेस करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन। और कहां कहां यूज करते हो बता दो यार, इलेक्ट्रिक केटल, KETTLE, पानी गर्म करने के लिए या चाय गर्म करने के लिए। और कहां यूज करते हो बच्चों, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर में। और कहां यूज करते हो बच्चों, बताइए ना यार, इलेक्ट्रिक ओवन में, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, बात समझ में आ रही है। और कहां कहां यूज करते हो, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, किसकी एप्लीकेशन है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ये एप्लीकेशंस हैं। तो जितनी भी बात हमारी हुई अभी तक, मैं उसको पॉइंट वाइज आपके लिए बोर्ड पे प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर नोट्स बनाना तो आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। बच्चों स्क्रीन पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं पॉइंट वाइज, ताकि आपके नोट्स भी साथ ही साथ प्रॉपर बन सकें। मैं रीड कर देता हूं एक एक करके, ताकि कोई पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं। द फर्स्ट पॉइंट इज केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल। जो आप दुकान से सेल खरीद के लाते हैं, कोई सेल खरीद के लाते हैं, निप्पो का सेल अपनी घड़ी के लिए, अपने टीवी के रिमोट के लिए, वो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। क्या होता है लेटर ऑन जब हम सेल के बारे में बात करेंगे तब हम समझेंगे। तो जो केमिकल होता है, आपस में रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उसके कारण टर्मिनल्स में क्या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूज करते हैं अपने सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए, करंट को बहाने के लिए, करंट की धारा को प्रवाहित करने के लिए। अब सेकंड पॉइंट लिखा है, अगर तो जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो क्या होगा, जैसे ही बैटरी लगाई, जैसे सेल लगाया, सर्किट में करंट फ्लो होगा। उस करंट को मेंटेन करने के लिए
देखिए टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। वो सेल अपने अंदर से केमिकल एनर्जी एक्सपेंड करते रहता है, धीरे धीरे खर्च करते रहता है ताकि सर्किट में करंट उतना मेंटेन रहे, और एक टाइम बाद वो सेल आपका डेड पड़ जाता है। कुछ हिस्सा उसका सम पोर्शन इन यूजफुल वर्क, फॉर एग्जांपल पंखे की बात करें तो क्या है, रोटेशन में यूजफुल वर्क क्या हो गया, रोटेशन ऑफ फैन। रेस्ट टू रेज टेम्परेचर ऑफ फैन, बाकी क्या, पंखे का टेम्परेचर बढ़ाने में। तो कोई भी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो फॉर्म में बर्बाद होती है, एक तो यूजफुल बर्बाद नहीं बोलना चाहिए, इन्वेस्ट होती है। यूजफुल वर्क में इन्वेस्ट हो रही है, हीट जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो है हमारी यहाँ पे बर्बाद हो रही है। बात समझ में आ रही है? चलिए, if electric circuit is purely resistive, the source of energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. Very very important. अगर सर्किट रेजिस्टिव है तो एंटायर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। इसी को आप बोलते हैं, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, प्रॉपर नोट्स आपके मेंटेन हो जाएं, इसलिए ये सब आपको दोबारा बता रहा हूँ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अभी बताया था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, यही होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H = I² RT। बस इसी को दो तीन लाइनों में डिस्क्राइब किया हुआ है। क्या है, this law states that heat in the resistor is number 1 directly proportional to the square of the current, number 2 directly proportional to the resistance in the circuit, number 3 directly proportional to the time for which the current is flowing in the circuit। तो this is the Joule's law of heating। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम कुछ कंपोनेंट जो सेफ्टी डिवाइसेस हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में, दैट इज द फ्यूज के बारे में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में भी जानेंगे, और उसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल या वॉट आवर। यूनिट क्या होती है, जूल या वॉट आवर। यूनिट लिखने से पहले चलिए पहले यूनिट लिखवाते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, या तो जूल होती है और वॉट आवर। ऐसे कैसे, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड। आइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था पावर इनटू टाइम, यही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको देखते हुए बच्चों, पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की यूनिट होती है आर। तो यहां से समझ में आ रहा है, तो पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, वॉट आर। अब बात यह आती है, वॉट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हो गई। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। वॉट आवर का मतलब क्या है, तो डिफाइन कर रहा हूं, 1 वॉट आवर is the electrical energy consumed when 1 watt of power is used for 1 आवर, 1 घंटे के लिए अगर आप यूज करते हैं। क्या मतलब है समझिए बच्चों, ये देखिए कुछ नहीं है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है बेसिकली जूल, और कभी कभी वॉट आवर में देखते हैं। तो वॉट आवर अगर आप ढंग से अगर इसे सॉल्व करें बच्चों, समझना इसे ढंग से समझें, तो वॉट होता है जूल पर सेकेंड। क्या होता है, जूल पर सेकेंड, यानी जूल अपॉन टाइम, और बगल में क्या है ऊपर टाइम, टाइम से टाइम कितना, तो यूनिट क्या आई, जूल आई। लेकिन काफी बार ये लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल 1 किलो वॉट आवर चलता है आपका, 1 किलो वॉट आवर चलता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, किलो का मतलब होता है क्या, 1000। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। 1 के फ्रेंड्स फॉलोवर आपके फेसबुक इंस्टाग्राम में, यानी 1000 फॉलोवर, 1 के फॉलोवर। तो के का मतलब होता है 1000, समझते जाइए बच्चों, न्यूमेरिकल में यूज होगा। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ठीक हो गया, इनटू आवर। आवर क्या हो गया, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड।
3600 सेकंड होते हैं बच्चों, 3600 सेकंड होते हैं। अब ध्यान से देखिए, सेकंड से सेकंड कटा, क्या आ गया ये 3600 इंटू इतना, यानी ये हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल, JOULE, जूल एनर्जी। तो समझ में आया, 1 किलोवाट आवर कभी आपसे बोला जाए तो यानी इतनी एनर्जी बोलना चाह रहा है वो। कहेगा 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर दी आपके इलेक्ट्रिक मीटर ने, इसका मतलब क्या हुआ, उसने 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम कर दी है। अब जो 1 किलोवाट आवर है, इसको इन जनरल हम इलेक्ट्रिक मीटर में 1 यूनिट भी बोलते हैं, मतलब 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट, ऐसे ही इतना ज्यादा प्रचलन में चला ये 1 किलोवाट आवर इतना ज्यादा प्रचलन में चला कि हम इसको ही यूनिट का नाम दे देते हैं, 1 यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, या तो यूनिट मीटर होगी, या सेंटीमीटर, या केजी, ग्राम, या कुछ भी होगी। लेकिन ये कितना यूनिट आपका बिजली का बिल आया, तो यूनिट इतना प्रचलन में चला कि किलोवाट आवर को हम यूनिट ही नाम दे देते हैं। इस महीने हमारा बिजली का बिल आया, 30 यूनिट खर्च हुआ, बात समझ में आ रही है, ऐसे करके। तो कभी आपसे 1 यूनिट बिजली खर्च हुई बोलेगा, समझ जाना 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है, खर्च हुई है, बात समझ में आ रही है, पक्का। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन से पहले एक चीज देखिए, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं वॉट आवर देख के ऐसा लग रहा है क्या ये पावर है, वॉट क्योंकि जूल पर सेकंड, अरे सेकंड से सेकंड कट गया बच्चों। तो बच्चों वॉट आवर से कंफ्यूज मत होना, वॉट आवर यानी जूल एनर्जी की यूनिट है, पावर की नहीं है। बच्चे वॉट देख के उसे क्या समझने लग जाते हैं, पावर की यूनिट। देखिए ना, किलो वॉट आवर जूल आ रहा है, तो कभी भी ये एनर्जी की यूनिट है, पावर नहीं है। पहली ये मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस टॉपिक से समझिए। एग्जाम्पल ऐसे बनते हैं, देखिए क्वेश्चन आपसे बोल देगा आपके मंथली का खर्चा, आपने 50 यूनिट बिजली का बिल आया है, बिजली का बिल आपका इलेक्ट्रिक बिल कितना है 50 यूनिट, इलेक्ट्रिक बिल कितना है ऑफ 50 यूनिट। इफ rate of electricity is Rs 2 रुपया पर यूनिट, then tell the amount to be paid। देखिए बच्चों कैसे डील करेंगे, 50 यूनिट खर्च हुई है आपकी, 50 यूनिट मतलब 50 किलो वॉट आवर खर्च हुई है। 50 देखिए, तो वैसे तो यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 50 यूनिट मतलब 50 किलो वॉट आवर खर्च हुई है। अगर आपको वो भी नहीं पता है तो छोड़िए, आपको पता है 1 यूनिट का 2 रुपया देना पड़ता है, तो 50 यूनिट का कितना देना पड़ेगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे करोगे, देखो सॉल्व, 1 यूनिट के आपको देने पड़ते हैं 2 रुपए, तो 50 यूनिट के, तो दोनों साइड 50 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। 50 यूनिट के क्या हो गया, Rs 2 इंटू 50 यानी 100 रुपए देने पड़ेंगे, दैट्स ऑल, महीने का बिल। अगर यहाँ पे बोल देता Rs 2 रुपए पर किलो वॉट आवर, तब आपको दिमाग लगाना पड़ता। जिस स्टूडेंट को ये पता होगा 1 किलो वॉट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, वो तो कर जाएगा, बाकी अटक जाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों, शो नोट कीजिए। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब। समझिए बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब आप लोग जानते हैं, 60 वाट का बल्ब, 40 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, 0 वाट का बल्ब। बच्चों 0 वाट का बल्ब मतलब, कभी भी 0 वाट मतलब वो तो कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है, 0 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो जब कंज्यूम ही नहीं कर रहा है तो जलेगा कैसे। तो 0 वाट हम इन जनरल वो असल में 10 वाट लगभग होता है, 7 वाट 10 वाट के नियर बाई होता है, तो वो काफी कम होता है, इसलिए हम बोल देते हैं 0 वाट का बल्ब है। तो ट्रेंड में चला आ रहा है, रियल में वो 0 वाट नहीं है। आजकल आपके एलईडी बल्ब आ रहे हैं, छोटे छोटे एलईडी बल्ब, जैसे आपके पहले के 0 वाट आते थे वैसे ही एलईडी बल्ब आ रहे हैं, दिखने में वैसे ही होंगे, लेकिन वो काफी कम पावर कंज्यूम करते हैं, 0.5 वाट। उसे भी आप 0 वाट नहीं बोलते, 0.5 वाट ही होते हैं वो। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की हम बात करने जा रहे हैं। बच्चों बल्ब तो आप सभी लोगों ने देखा है,
दुकान से खरीद के लाते हैं 60 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब। क्या मतलब है, लेट अस सपोज 100 वाट का बल्ब लेके आए, इसका मतलब ये है कि 100 वाट बल्ब मतलब हो गया 100 जूल पर सेकंड, यानी आपका बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा। तो बताओ पूरे दिन में कितना करेगा, आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब बच्चों बात करते हैं, जो ये आपका बल्ब है ना, ये आपका दो फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है। वन, आपका ग्लो करने में ताकि वो आपका उजाला हो। नंबर 2, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, जो कि हमारे लिए वेस्ट है, कोई काम की नहीं है, हमें तो उजाले से मतलब है। बात समझ में आ रही है। अब फंक्शनिंग कैसे होती है थोड़ा सा समझिए। आपका देखिए, जब आपका बल्ब कैसे ग्लो करता है, आपका बल्ब जब हाई टेम्परेचर आपका जब करंट फ्लो होता है तो फिलामेंट जो उसमें होता है उसका टेम्परेचर जब मैक्सिमम पहुंच जाता है, काफी ज्यादा हॉट हो जाता है, तब जाके वो क्या लाइट एमिट करता है, ग्लो करता है, तब जाके आपके कमरे में उजाला होता है। यानी आपको फिलामेंट, अगर बल्ब का फिलामेंट बनाना है तो कैसा बनाओगे, ऐसा फिलामेंट लोगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो मतलब जो जल्दी मेल्ट ना करे। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया मेरा मेल्टिंग पॉइंट, फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है, 110 डिग्री जाते ही टूट जाएगा फिलामेंट, बल्ब कोई काम का ही नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ योर फिलामेंट पता है आपको कितना होता है इन जनरल, अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही कितना है, 4000 डिग्री सेल्सियस, काफी ज्यादा। इतना ज्यादा टेम्परेचर जब वो हॉट हो जाता है, वो ग्लो करने लगता है लाइट, और खुद लाइट के फॉर्म में निकालता है और हीट के फॉर्म में एनर्जी निकालता है। तो बात आती है प्रॉपर्टीज कैसे होनी चाहिए आपके इलेक्ट्रिक फिलामेंट की। प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए, हमें ऐसे मटेरियल का फिलामेंट बनाना चाहिए जिसका जो लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे गले ना। ऐसा क्या मटेरियल है, हम टंगस्टन यूज करते हैं अपने फिलामेंट के लिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। ऐसे को हम यूज करते हैं। ऑल्सो टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ योर बल्ब, अपने लाइफ की बल्ब को, अगर लाइफ, अपने बल्ब की लाइफ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हम कुछ नॉन रिएक्टिंग गैसेज भी उसमें यूज करते हैं बल्ब के अंदर। फॉर एग्जांपल आपकी नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल आपकी आर्गन, ये सब भी बल्ब के अंदर डालते हैं ताकि आपके फिलामेंट की लाइफ लंबी हो सके। तो शायद आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक बल्ब। तो थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में बात करें, पॉइंट करके लिखते हैं, चलिए ठीक है। फिलामेंट शुड retain as much heat as possible, as much temperature as possible, लिख लीजिए temperature as possible। ये हम लिख के आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिलामेंट, यहाँ पे हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज चाहिए आप लोगों को वो लिख रहे हैं हम यहाँ पे। इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा मटेरियल क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं टंगस्टन यूज करते हैं। सिंबल W से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, 3380 डिग्री सेल्सियस। यानी आपका ये इतना ज्यादा टेम्परेचर जब हो जाएगा इससे ऊपर, तभी जाके फिलामेंट टूटेगा, तभी आपका बल्ब फूकेगा, खराब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और क्या लिखें, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ बल्ब वी यूज इनर्ट गैसेस, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, इनर्ट या इनएक्टिव, वी यूज इनएक्टिव गैसेस सच एज, बता दो, नाइट्रोजन एंड आर्गन। बात समझ में आई या नहीं आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में।
तो ये बेसिक जितनी इन्फॉर्मेशन दी, सिंपल क्वेश्चन आपके क्लास 10th में बेस्ड ऑन दिस बन जाते हैं। आपको पता होना चाहिए ज़्यादा टेम्परेचर झेलने वाला फिलामेंट आपको लेना है। ऐसा मटेरियल हम क्या लेते हैं? टंगस्टन लेते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे थोड़ा अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कर लीजिए। फिलामेंट शुड रिटेन एज मच टेम्परेचर एज पॉसिबल so that it gets very hot and starts emitting light मेजर पोर्शन ऑफ यूर ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब जितना मेजर पोर्शन जो बिजली खाता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, उसका मेजर पोर्शन आपकी हीट में बर्बाद हो जाता है। अप्रॉक्स 85 to 90% बर्बाद हो जाता है, केवल 10% लाइट में कन्वर्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तक ये आपका टंगस्टन गर्म नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा हॉट नहीं होता है, तब तक ये ग्लो नहीं करता है, तब तक लाइट एमिट नहीं करता है। तो हीटअप करना भी हमारी मजबूरी हो गई है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार आपका इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क करता है। नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज योर फ्यूज, FUSE। क्या है रोल आपका फ्यूज का? समझिए बच्चों, क्या होता है फ्यूज? आपका फ्यूज कुछ नहीं होता है, आपने देखा होगा अपने घरों में। लेट अस सपोज ये आपके पास एक लाइन आ रही है, 220 वोल्ट की लाइन आ रही है, इंडिया में इसी पे आती है। इसको आप बोलते हैं लाइव वायर और इसको आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर, या काफ़ी जगह फेस भी बोल देते हैं और इसे न्यूट्रल। तो लाइव वायर 220 पे है एंड न्यूट्रल वायर 0 पे। अब यहाँ आपको जो भी जलाना है, बल्ब जलाना है, हीटर जलाना है, या कोई घर है, घर में सप्लाई दे रहे हो, तो इस सप्लाई देने से घर में सप्लाई दी। अब घर के बाकी जगह पहुँचाने से पहले, अलग अलग रूम में आप इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने से पहले क्या करते हैं? मीटर के जस्ट पहले, इलेक्ट्रिक मीटर के जस्ट पहले आप क्या करते हैं? इवन बाद में भी लोग यूज करते हैं, इवन इंडिविजुअल रूम में भी यूज करते हैं। क्या करते हैं? एक फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज क्या होता है समझिए, एक वायर ही होती है और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ बच्चों? हुआ ये, लेट अस सपोज ये आपका बना था, लेट अस सपोज आपके घर में जो सप्लाई चाहिए, आपको 5 एम्पियर करंट चाहिए, आपको 5 एम्पियर करंट चाहिए अपने घर के लिए। अगर किसी कारणवश मतलब फॉल्टी अरेंजमेंट आपका कहाँ से हो जाए? आपके फॉल्टी अरेंजमेंट हो जाए आपके। कभी कभी आपने देखा होगा ना, अचानक वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है, तो वोल्टेज ज़्यादा आती है, आपके फ्रिज, कूलर, टीवियाँ फूक जाती हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी तो लाइफ में हुआ होगा। तो वोल्टेज ज़्यादा बढ़ी यानी करंट सप्लाई 5 से 10, 20 आ गई, और ज़्यादा करंट अगर होम के अंदर यानी आपके फ्रिज, कूलर, टीवी सब खराब हो जाने, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक फ्यूज वायर लगा देते हैं। ये फ्यूज वायर ये एम्पियर के हिसाब से डिसाइड होती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, लाइक दैट। अगर इसमें 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट गया तो ये क्या करती है? टूट जाती है, गल जाती है, मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होती है तो इसके बाद आपकी सप्लाई आगे को रुक गई। आपका पूरे जितने भी आपके अप्लायंसेस लगे हुए थे, भले ही वो बल्ब हो, भले ही वो आपका फैन हो, भले ही वो आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, सब बच गए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। बात समझ में आई? व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज? तो फ्यूज का जो वायर लेते हैं वो कैसे लेते हैं? वो हम ऐसे मेल्टिंग पॉइंट की लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों? ताकि जल्दी वो गल जाए। मेल्टिंग पॉइंट अगर लो है, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस ले लो, जैसे ही 9 डिग्री 10 डिग्री पहुंचा टूट जाएगा। अगर हमने हाई मेल्टिंग पॉइंट ले लिया लाइक 3000 डिग्री सेल्सियस, अरे भैया ज़्यादा करंट आके अंदर भी चला जाएगा, आपके सिस्टम को ख़राब कर जाएगा और ये टूटेगा ही नहीं। इसलिए हमें लो मेल्टिंग पॉइंट लेना है ताकि ये गर्म हो और मेल्ट हो जाए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज की अगर हम बात करें तो कैसा होना चाहिए? समझ में आ गया आपको? तो रफ आइडिया आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत हवा लगी। सिमिलरली बच्चों, आपका जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है घरों में, एक्सटेंशन बोर्ड क्या होता है पता है ना? स्विच में लगाते हैं। आप लैपटॉप में उधर काम कर रहे हैं तो आप एक एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं, उसमें बहुत सारे प्लग होते हैं, वहाँ पे प्लग डाल के अपने लैपटॉप का प्लग डाल के, मोबाइल का चार्जर प्लग डाल के कुछ और चीज़ चला रहे हैं, एक्सटेंशन बोर्ड। उसमें भी देखा होगा यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे एक फ्यूज होता है और यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन होता है। टक टक ऑन ऑफ करते हैं और टक टक, और इसमें यहाँ पे क्या होते हैं? सॉकेट होते हैं बहुत सारे,
इस प्रकार सॉकेट होते हैं, इस प्रकार सॉकेट होते हैं बहुत सारे। कुछ याद आ रहा है या याद नहीं आ रहा है? सॉकेट 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 सॉकेट। तो इस प्रकार हर जगह। अब फ्यूज कहाँ कहाँ यूज करें? जहां जहां आपकी मर्जी है, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। जिस भी अप्लायंस को आप बचाना चाह रहे हैं कहीं पे भी उसके आगे लगा दीजिए, वो भी सीरीज में लगा दीजिए। इज इट क्लियर? एक्सटेंशन बोर्ड में लगाया है, इलेक्ट्रिक मीटर से पहले, इलेक्ट्रिक मीटर के बाद रूम का इंडिविजुअल फ्यूज बना लीजिए। आप लोगों ने देखा बड़े बड़े चक्कियां देखी हैं, जहां आटा चक्की, वहां बड़े बड़े फ्यूज होते हैं। फ्यूज हमेशा यहाँ तो आपने कैसे देखे हैं, एक कांच के अंदर एक वायर होती है, एक कांच के अंदर एक वायर होती है। एक्सटेंशन बोर्ड में ऐसा कुछ फ्यूज होता है। कहीं कहीं बड़े हैंड वाले फ्यूज होते हैं, ऐसे करके आप डालते हैं, ऐसे खींचते हैं, निकालते हैं। उसमें क्या होता है, बड़ा सा हैंडल जैसा होता है, इसमें फ्यूज वायर ऐसे कनेक्ट होती है। जब आप इसे ऐसे लगाते हैं तो करंट फ्यूज वायर से होते हुए आगे को जाता है। तो फ्यूज दिखने में जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, बस फ्यूज क्या है, एक सिंपल वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वो मेल्ट हो जानी चाहिए जब हाई एम्पियर करंट पास हो। इज इट क्लियर? तो फ्यूज क्या है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ सेफ्टी मेजर it is nothing but small piece of wire with specific properties कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? फ्यूज का क्या, इट शुड हैव किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूज वायर की। इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बल्ब में क्या था, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ लो मेल्टिंग पॉइंट। किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ मेटल और एलॉय। किस किस का एलॉय? मेटल और एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा, या प्योर मेटल भी यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बात समझ में आ रही है? और ठीक हो गया, अच्छी बात है। इट इज रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एक्सेट्रा। बात समझ में आ रही है? रेटिंग ऐसे होती है। मार्केट में जाओगे आप कहोगे 3 एम्पियर वाला फ्यूज दे दो हमें, वो पूछेगा किस टाइप का, कहाँ लगाना है, उस हिसाब से दे देगा। अब एक आपको बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात। काफ़ी घरों में कुछ बच्चे अपने को काफ़ी स्मार्ट समझते हैं। क्या होता है, कहीं पे फ्यूज टूट जाता है तो वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल वायर निकालते हैं, एक नॉर्मल वायर, तार छीलो, तार तो जानते हो ना, नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर, तार छीलते हैं, कोई भी वायर, एल्युमिनियम वायर या कॉपर वायर निकालते हैं, उसको डायरेक्ट यहाँ कॉन्टैक्ट कर देते हैं। अरे बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपका घर का पूरा सिस्टम वर्क करने लग गया। लेकिन अब आपने इतनी मोटी तार डाल दी, ये 5 एम्पियर, अगर 10 एम्पियर छोड़ो 20 एम्पियर भी आ जाता है, ये टूटती नहीं है। और ये टूटेगी नहीं तो आपका घर का क्या होने जा रहा है, मैं दोबारा नहीं बोलने जा रहा हूँ, आपको पता है। तो ऐसी गलती ना करें, ऐसी स्मार्टनेस ना दिखाएं। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक हो गया। और कब जरूरत पड़ती है इसकी? कभी अचानक से वोल्टेज हाई आ जाए, तब फ्यूज वायर की जरूरत पड़ती है। कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, रिक्वायरमेंट व्हेन importance of fuse wire. Importance of fuse wire when accidentally high voltage, when accidentally
हाई वोल्टेज सप्लाई इज गिवन। कभी कभी वहीं से जहां से आपकी पावर सप्लाई होती है वहीं से हाई वोल्टेज आ जाती है तो ज़्यादा करंट बहेगा। क्या होने जा रहा है आपको पता है। ऐसे टाइम में फ्यूज लगा है तो जिन जिन घर में लगा होता है वो उनके घर बच जाते हैं, बाकी के घर में कहीं से कुछ सुनाई देता, कहीं से कुछ कि ये फूक गया वो फूक गया। दूसरा क्या, जब आप शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग, अब समझिए शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है बच्चों। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, लेट अस सपोज ये मेरा बल्ब है, लेट अस सपोज ये मेरा बल्ब है, ये मेरा बल्ब है। ये बल्ब जलाने के लिए मेरे पास ये सॉकेट पड़ा है, लाइफ का पॉइंट और न्यूट्रल का पॉइंट। यहाँ से मैंने एक तार जोड़ी ये और दूसरी तार मेरी गई ये। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, या तो तारें पुरानी हो जाती हैं या करंट थोड़ा भी ज़्यादा जाता है तो हीटअप होता है, इंसुलेशन उसका जो वायर का इंसुलेशन है वो निकल जाता है और ये दोनों तार किसी कारणवश कांटेक्ट में आ जाती हैं। तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आती हैं बच्चों क्या होता है, लेट अस सपोज ये वायर ऐसे जा रही थी, लेट अस सपोज यहाँ कांटेक्ट में आ गई। अब क्या होता है बच्चों, हाई अमाउंट ऑफ करंट होने जाने लगता है वायर से। अब ज़्यादा करंट हाई अगर वायर से जाएगा तो आपको पता है क्या होने जा रहा है, करंट ज़्यादा चले गया, अप्लायंस आपके फूकने वाले हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, आपका शुरू में क्या था, ये इलेक्ट्रिक बल्ब था, आपने पॉइंट लगाया बल्ब जल गया। किसी कारणवश अगर ये चिपक जाते हैं तो क्या होगा, अभी तो रेजिस्टेंस R था, अब देखो I इक्वल टू क्या होता है V/R, वोल्टेज तो वही है 220 की सप्लाई, रेजिस्टेंस पहले इसका R था। अब जैसे ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं बोल रहा हूँ, टेंस टू जीरो, काफी कम, और काफी कम टेंस टू जीरो मतलब लेट अस सपोज 0.1 मान लो। बाप रे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 0 इतना ज्यादा एम्पियर करंट, ओ माय गॉड 2200 एम्पियर करंट, इतना ज्यादा करंट सर्किट से फ्लो होने लगता है, ये लाइन से फ्लो होने लगता है, वापस आता है ऐसे मुड़ के, इतना ज़्यादा करंट, यहाँ तक कि वायर आवाज़ करने लग जाती है, आपकी तार आवाज़ करने लग जाती है। इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गई तो ऐसी जगह में हमें फ्यूज की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है पक्का? चलिए समझ में आया। तो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट क्या हुआ आपको समझा दिया। उस समय हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है, ओवरलोडिंग हो जाती है करंट की, तो ऐसी सिचुएशन में फ्यूज लगा होना जरूरी है। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, लिख लो यार भूल जाओगे, सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन द सर्किट, दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा रब कर दूं, चलिए, दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होती है। दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स अचानक बहुत ज्यादा करंट अगर आपका वायर से जाने लगा, उसे ओवरलोडिंग बोलते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, अचानक टच हो गई वायर, शॉर्ट सर्किट हो गया आपका। बात समझ में आ रही है। और कब कब ज्यादा करंट ओवरलोड हो सकता है, यानी ओवरलोडिंग कब हो सकती है, मींस वायर से ज्यादा करंट कब सप्लाई हो सकता है। तीसरा केस, जब आप एक ही जगह से बहुत ज्यादा सप्लाई लेने लग जाओ। फॉर एग्जांपल समझिए, हाँ ये था आपका मेन सॉकेट, यहाँ से आपने अपने एक्सटेंशन बोर्ड का तार जोड़ा, सप्लाई आपके एक्सटेंशन बोर्ड में आ गई, आप बिस्तर में बैठे हो, यहाँ से आपने अपना लैपटॉप भी कनेक्ट किया, यहाँ से आपने अपना टेबल लैंप भी कनेक्ट किया, यहाँ से आपने अपना चार्जर भी लगाया, मोबाइल चार्जर भी लगाया, यहाँ से आपने अपना टैबलेट भी कनेक्ट किया। तो आपने बहुत सारे अप्लायंसेज यहीं से कनेक्ट किया। और इतने ज़्यादा अप्लायंसेज जब आप कनेक्ट करोगे तो सबकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा एम्पियर करंट चाहिए। तो भैया इस वायर से करंट की सप्लाई एम्पियर, ज़्यादा एम्पियर करंट ड्रॉ करने लगेगा ये इलेक्ट्रिक बोर्ड, और हद से ज़्यादा करंट अगर ड्रॉ करने लगा, अगर हल्की तार अगर यहाँ पे है आपके बोर्ड में, एक्सटेंशन बोर्ड की जो तार हल्की है वो मेल्ट हो जाएगी, गल जाएगी।
तो कब कब हाई करंट, दोबारा यहाँ पे देखो हाई करंट आने लग गया, तो ओवरलोडिंग कब हो सकती है? अगर काफी ज्यादा अप्लायंसेस सिंगल सॉकेट से यूज करते हो। अब इसी को फील करें अपने घरों में, एक सॉकेट है, सॉकेट समझते हो ना, जहाँ पे पंखा लगा है, पंखे का रेगुलेटर घुमाते हो, उसके बगल में एक सॉकेट दिया होता है जहाँ प्लग लगा के आप बहुत कुछ चीजें चलाते हो। उस सॉकेट से आपने बहुत चीजें चला दी, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, बाकी हीटर सब चला दिया, गीजर। अब इसके अंदर सोचिए, वॉल के अंदर जो वायरिंग हुई है, सिस्टम हुआ है, कितना ज्यादा करंट उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी अगेन ओवरलोडिंग ऑफ करंट हो रही है, ओवरलोडिंग हो रही है, तो आपको अगेन फ्यूज की जरूरत है। तो कब कब ओवरलोडिंग पॉसिबल है? इंपोर्टेंस ऑफ फ्यूज वायर जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है, और जब व्हेन हाई करंट इज ड्रॉन, हाई करंट इज ड्रॉन व्हेन, कब? हाई करंट इज ड्रॉन व्हेन too many appliances are connected, too many appliances are connected, too many appliances are connected by a single socket, by a single socket। बात समझ में आया? ऐसे में ज्यादा करंट आएगा, और ज्यादा करंट आएगा तो यानी आपको फ्यूज लगाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो कहाँ कहाँ, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल दिया, बात क्लियर है? एक एग्जांपल करना चाहेंगे? श्योर, एग्जांपल के लिए स्पेस तो है ही नहीं। चलिए, मेरे हिसाब से मुझे ये रब कर देना चाहिए, कर देते हैं तो ठीक है, लो कर डाला। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, एक किस्सा याद आ गया यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग से रिलेटेड। बचपन का किस्सा। बचपन में मैं और मेरा भाई, दो भाई, मैं बड़ा वो छोटा, बचपन में ऐसे लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते रहते थे, आप लोगों को तो पता है। अब जब लड़ाई झगड़े जब ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं तो क्या करते थे, तो एक दूसरे को कमरे में बंद कर दिया करते थे। तो फॉर एग्जांपल कभी झगड़े में वो मुझे कमरे में बंद कर दिया करता था, कमरे में बंद कर दिया उसने, और बाहर से लॉक लगा दिया, और अपना आराम से क्या करने लगता था, टीवी देखने लगता था, गाने चलाने लगता था, वो भी लाउड वॉइस में, पूरे घर को पूरा लाउड बना देता था, पीसफुली एंजॉय कर रहा है वो, मुझे घूम फिर के चिढ़ाया करता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ रूम से? अगेन कुछ कर तो सकता नहीं रूम में बैठ के, केवल एक आइडिया, अपना दिमाग चला सकता हूँ। तो मैं क्या किया करता था, सुनिए जरा। मुझे पता है शॉर्ट सर्किट अगर मैं कर दूं तो करंट ज़्यादा ड्रॉ होगा, करंट ज़्यादा ड्रॉ होगा तो क्या होगा, एमसीबी बाहर लगी रहती है, एमसीबी डाउन गिर जाती है, आपके घरों में होगा। जब करंट ज़्यादा ही ड्रॉ होता है तो एमसीबी आपकी ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है। जैसे ड्रॉप हुई तो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई। तो मैं क्या करता था, एक जैसे रूम में मुझे बंद कर दिया, लेट अस सपोज यही क्लासरूम में मुझे बंद कर दिया, तो एक वायर का टुकड़ा पड़ा ही रहता है, इसको यहाँ से थोड़ा सा साफ किया, छिला, इसको यहाँ से साफ किया, इसको, ये आपका सॉकेट है, ये आपका सॉकेट है, इस सॉकेट में क्या करता था, ये तार को पकड़ के इस सॉकेट में डाल देता था। जैसे इस सॉकेट में डालूंगा क्या होगा, रेजिस्टेंस लो, हाई अमाउंट ऑफ करंट बहेगा, एमसीबी डाउन, तो टीवी बंद, पूरा घर अंधेरे में, टीवी बंद हो गई। तो मैं उसे परेशान कर देता था, उसे टीवी नहीं देखने देता था, बार बार खोलता था, मैं सिर्फ ये करता था, कट परेशान होने के बाद फाइनली क्या करता था, खोल देता था रूम, और दोनों बाहर। आप लोग मत करना घर में, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मैंने तो बहुत कुछ उल्टे सीधे काम कर रखे हैं यार। लैपटॉप में घर में सही करता हूँ, एक वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं, 30 मिनट के अंदर लैपटॉप, उसकी हार्ड ड्राइव चेंज की है, SSD डाली है, बहुत 2-3 प्रॉब्लम आ गई थी, वो सारा का सारा घर में मैंने किया है। यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगा, आधे घंटे का लैपटॉप रिपेयरिंग पूरा डाल रखा। मैंने बहुत उल्टे सीधे काम करता रहता हूँ, किए हैं, आप मत करना, कुछ होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं, साफ साफ बोल रहा हूँ। ये मत कहना कि डीबी सर ने बोला था हमने तो तब किया, कुछ होगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर कुछ होता है मुझे वीडियो क्या यूट्यूब चैनल से हटानी पड़ेगी, तो कृपया अपना बचाव आपके पास ही है। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? चलिए आइए, बच्चे सीरियसली ले लेते हैं, प्रॉब्लम ये है, इसलिए बताएं ना बताएं, डर के बतानी पड़ती हैं चीज़ें। मैंने तो छतों में तार भी पकड़ी 220 वोल्ट की। अब आप कर मत लेना, कभी बताएंगे किस्सा।
चलिए बात आई है, थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए छतों में मैं 220 वोल्ट, दो वायर जाती है मेन लाइन से, एक आई है आपकी न्यूट्रल, एक आई है आपकी फेस वायर यानी लाइव वायर। 220 वोल्ट ऊपर वाले में, उसको जैसे आप पकड़ते हैं तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी 220 वोल्ट पे आ गई, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला है अनलेस एंड अनटिल जब तक आप अपने जूते या स्लीपर खोल के पांव जमीन पे ना रख दें। जैसे ही आपने पांव जमीन पे रखा, क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ 220, पांव धरती पे रख दिया यानी 0, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो हाई अमाउंट ऑफ करंट आपकी बॉडी से जाएगा, आपके बाल खड़े हो जाएंगे, आपको ऐसा झटका लगेगा कि आप सीधे दूसरी दुनिया में ही पाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, खाली पोटेंशियल होगा ना पूरी बॉडी में 220 पे आप हो, जूते पहने कुछ नहीं होगा, आपका ये पॉइंट भी 220, ये पॉइंट भी 220, ये पॉइंट भी 220, ये पॉइंट भी 220, कुछ करंट नहीं लगने का। जैसे ही आपने पाँव जमीन पर रख दिया तब झटका लगेगा, तब आप मरने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, सजेस्ट सुटेबल फ्यूज वायर, सजेस्ट सुटेबल fuse wire for 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour छोड़ो, 1 kilowatt electric iron operated at 220 वोल्ट सप्लाई। दैट्स ऑल। ऑप्शन ए है आपका 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 5 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 एम्पियर। बता पाएंगे कौन सी फ्यूज वायर आप सेलेक्ट करेंगे? सजेस्ट सुटेबल फ्यूज वायर कौन सी सेलेक्ट करेंगे? आइए मैं बता देता हूँ, बाकी आप करना। मुझे पता है पावर दी हुई है 1 किलोवाट, वोल्टेज दी है, मैं जानता हूँ क्या P इक्वल्स टू वी आई, पावर इक्वल्स टू वी आई, यही सीखा था हमने आज की क्लास में। पावर है 1 किलोवाट यानी 10 टू द पावर 3, वोल्टेज है 220 इंटू करंट आई यानी 1000 डिवाइडेड बाई 220 यानी ये 4 पॉइंट समथिंग 4.9 लगभग आ रहा है, चेक कर लेना आप लोग, 4.9 एम्पियर। 4.9 एम्पियर करंट अगर जाना है, अगर अपनी इलेक्ट्रिक आयरन चलानी है तो इतना करंट जाने देना पड़ेगा। तो कौन सी फ्यूज वायर लोगे? अगर 1 एम्पियर लिए भैया फ्यूज उड़ जाएगा, आप प्रेस ही नहीं लगा पाओगे। 2 ली इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस लगाई फ्यूज उड़ गया, अरे तो आपको कौन सी लेनी पड़ेगी? 5 एम्पियर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हद से ज्यादा लोगे आयरन तो काम करेगी, रिस्की हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोगे तो। रिस्की कब होगा? समझ में आ गया ना, रिस्की कब होगा? अभी तो आप अगर 5 एम्पियर फ्यूज वायर लेते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन वर्क करेगी, बहुत अच्छी बात है। और हद से ज़्यादा करंट अगर आता है तो ये फूक जाएगा, आपका घर बच जाएगा। 10 एम्पियर लेते हैं तो 7 एम्पियर आ गया तो सब फूक जाएगा। इसलिए बेस्ट सुटेबल आंसर 5 एम्पियर। क्या आप लोगों को बच्चों ये सारी कहानी समझ में आई, ये सारी बातें समझ में आई? तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। इसके बाद बचते हैं न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आपको कराएंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। एक और टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, दैट इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वो वहाँ आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसको यहाँ भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बस एक टॉपिक बचा है, अदर देन दैट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का A to Z चीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपकी बारी आती है, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना रिजल्ट इंप्रूव कीजिए और अपने पेरेंट्स को खुश करिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।